नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPN KS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स नामक इस अध्याय के इस दूसरे ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की। पिछले ही व्याख्यान में हमने अभिक्रिया की गतिकी, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के जो अभिक्रिया के वेग होते हैं, वेगों को अलग अलग तरीके के वेगों को की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। आज उन अभिक्रिया वेगों पर वे कौन से कारक हैं, वे फैक्टर्स कौन से हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, इसकी बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक जो है अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाला, वो है क्रिया कारकों की प्रकृति। सबसे पहला अभिक्रिया जो है वो क्रिया कारकों के ऊपर ही निर्भर करती है, तो क्रिया कारकों की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। क्रिया कारकों की प्रकृति अभिक्रिया वेग पर बड़ा प्रभाव डालती है, या क्रिया कारकों की प्रकृति का अभिक्रिया वेग पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बंध टूटते व बनते हैं। आयनिक क्रिया कारकों की अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं, जबकि सहसंयोजक क्रिया कारकों की अभिक्रियाएं धीमी गति से होती हैं। ये स्पष्ट है, हम जानते हैं ये बात कि आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती है, क्योंकि जो आयन बनते हैं, आयनिक अभिक्रियाओं में जो क्रिया कारक हैं वो आयन देते हैं, और आयन पे आवेश होने के कारण वो तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। यही कारण है कि आयनिक अभिकारक तो तीव्र गति से, आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं, जबकि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं वो अभिक्रियाएं धीमी गति से होती हैं। दूसरा कारक है वो क्रिया कारकों की सांद्रता। ये तो स्पष्ट रूप से हमने देखा कि अभिक्रिया का वेग चूंकि क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अतः अभिक्रिया वेग सांद्रता के समानुपाती होता है, अतः क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाता है। हमने देखा था कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है, अभिक्रिया का वेग कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिया कारकों की सांद्रता कम हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया के अग्रसर होने के साथ साथ चूंकि क्रिया कारकों की सांद्रता कम होती जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग भी कम होता जाता है। तीसरा जो प्रभाव है वो ताप का प्रभाव। साधारणतया ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। अधिकांशतः अभिक्रियाओं में 10 डिग्री ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग दुगना या तिगुना हो जाता है। ये एक सामान्य जनरल बात कह रहे हैं हम लोग कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादातर अभिक्रियाओं का वेग जो है वो लगभग दुगना या तिगुना हो जाता है। तो ये जो रेशियो है KT+10/KT, मतलब रिएक्शन T+10, किसी टेम्परेचर T पर अभिक्रिया का वेग, और ये 10 डिग्री ज़्यादा पर अभिक्रिया का वेग। तो ये जो इसका रेशियो जो है, ये रेशियो दुगना या तिगुना, इसकी वैल्यू जो 2 या 3 होती है, मतलब 10 डिग्री ज़्यादा पर अभिक्रिया का वेग उस टेम्परेचर के वेग की तुलना में दुगना या तिगुना हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं ताप गुणांक, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। सो फॉर नॉर्मल रिएक्शंस, फॉर कॉमन रिएक्शंस, जनरली वी से दैट द रेट ऑफ reaction becomes double or triple when we increase the temperature by 10 degree centigrade.
10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है साधारण अभिक्रियाओं के लिए। लेकिन परंतु कुछ अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने से कम भी हो जाता है। कुछ अभिक्रियाएं हैं जिनका वेग कम हो जाता है, जैसे ये अभिक्रिया है नाइट्रस ऑक्साइड 2NO + O2 से NO2 बनना। इसका जो ताप गुणांक है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो दिस इज लेस देन 1, 1 से कम है। 1 से कम ये तब होगा जब ये जो है ना ऊपर वाला चीज नीचे वाली जो चीज है मतलब KT वो KT+10 से ज़्यादा होगी, तभी ये रेशियो जो है 1 से कम आएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान 1 से कम होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से अभिक्रिया का वेग कम हो गया। अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को सही सही समझाने के लिए आर्रीनियस ने एक समीकरण दिया। ये आर्रीनियस ने एक इक्वेशन दी, K = A e⁻ इसको आर्रीनियस समीकरण कहते हैं, जहाँ पर K जो है वो अभिक्रिया का वेग है, A आर्रीनियस कांस्टेंट है, दिस इज आर्रीनियस कांस्टेंट, E जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा है, और T जो है वो ताप है, R गैस कांस्टेंट है। तो एक्चुअली ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है अभिक्रिया के वेग पर, उसको समझाने के लिए आर्रीनियस ने ये इक्वेशन दी। अब इससे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन हुई, उसको हम ये जो इस चैप्टर के आखिर में हम पढ़ेंगे, अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे जो अभिक्रिया के वेग को एक्सप्लेन करेंगी, तो वहाँ पे इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चूंकि एक फैक्टर की तरह पढ़ रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग पर किन चीज़ों का प्रभाव होता है, तो तीसरा जो ताप का प्रभाव है वो जनरली यह है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देने से अभिक्रिया का वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है। लेकिन चूंकि कुछ अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, कुछ अभिक्रिया ऐसी भी हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग कई गुना बढ़ भी जाता है, जैसे यहाँ पे तो दुगुना तिगुना हुआ, वहाँ 10⁻⁴ में जो है एक्सपोनेंशियली वो बढ़ जाता है। तो उस सबको समझाने के लिए आर्रीनियस ने ये एक इक्वेशन दी थी जिससे अभिक्रिया के वेग को समझाया जा सके। चौथा जो फैक्टर है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, वो है प्रेशर। अब ये यहाँ तक के जो 3 फैक्टर थे, ये तो ज़्यादातर हर एक अभिक्रिया के ऊपर लागू होते हैं। क्रिया कारकों की नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड टेम्परेचर। इसके बाद वाले जो फैक्टर्स हैं दे आर स्पेसिफिक, ये विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे दाब का प्रभाव है, अब दाब का प्रभाव उन्हीं अभिक्रियाओं पर पड़ेगा जिनमें जो है जिनमें क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है। तो गैसीय अभिक्रियाओं पर दाब का प्रभाव पड़ता है, विशेषकर जब अभिक्रियाओं में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा हो। तो दाब का प्रभाव एक तो गैसों के ऊपर पड़ेगा, ठोस और लिक्विड वाले जो क्रिया कारकों उनके ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, उन अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है जिनमें क्रिया कारकों के अणुओं की संख्या और क्रियाफल के अणुओं की संख्या में फर्क होता है। तो गैसीय अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव पड़ता है, विशेषकर जब अभिक्रियाओं में अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा हो, जैसे N2 + 3H2 2NH3। ये जो अमोनिया बन रही है, इस अमोनिया में आरंभ में तो 4 अणु हैं, एक अणु इसका नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के, एंड अभिक्रिया के बाद में 2 अणु हो गए। तो पहले 4 मॉलिक्यूल्स हैं और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस अभिक्रिया में 4 अणु क्रिया करके 2 उत्पाद के अणु दे रहे हैं। अतः दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, बिकॉज इनिशियली वी नीडेड मोर स्पेस for 4 molecules, and when ammonia is formed we needed only space only for 2 molecules. That's why by increasing the pressure we take this reaction in forward direction. जब हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, और आयतन कम होना जो है वो कम आयतन अमोनिया की तरफ है, इसलिए ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये दाईं तरफ जो है वो खिसक जाएगी, मतलब अमोनिया ज़्यादा बनेगी। और इसका उल्टा करेंगे, अगर दाब कम करेंगे तो ये अमोनिया टूट के वापस जो
साम्य है, इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, है ना। अभिक्रिया जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तरफ चला जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ जाती है जिधर कम संख्या में क्रियाकारक हो, जहाँ कम आयतन की आवश्यकता हो। तो गैसीय अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव भी अभिक्रिया वेग पर पड़ता है। इसी प्रकार ये वाला एग्जाम्पल लें, देखिए नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 4NO2 प्लस O2। इनिशियली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद ये 5 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इस अभिक्रिया में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः दाब कम करने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी, है ना। when we decrease the pressure, then we increase the volume, that's why this reaction will go in forward direction और N2O5 से NO2 और O2 जो है वो बनेगा, इसमें इस तरफ चलाएगा। तो ये चौथा फैक्टर था दाब का प्रभाव। पांचवा जो फैक्टर है वो है विलायकों की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। आयनिक अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में तेज गति से क्रिया करते हैं। आयनीय अभिकारक जो है वो ध्रुवीय विलायकों में तेज गति से क्रिया करते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में मंद गति से क्रिया करते हैं। तो विलायकों के गुण उनकी आयनिक सामर्थ्य व परावैद्युतांक पर निर्भर करते हैं। जैसे परऑक्सी डाइसल्फेट आयोडाइड की अभिक्रिया में विलायक की आयनिक सामर्थ्य बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, दो जो आयनिक रिएक्शंस है, आयनिक रिएक्टेंट है, वो पोलर सॉल्वेंट में तेज गति से क्रिया करते हैं। पोलर सॉल्वेंट में अभिक्रिया तेज गति से होती है, नंबर 1। नंबर 2, उन पोलर सॉल्वेंट्स में जिनकी की आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, उनमें अभिक्रिया और तेज होती है। तो आयनिक या ध्रुवीय विलायकों में भी अभिक्रिया अलग अलग होगी, अलग अलग वेग से होगी, और वो इस बात पर निर्भर करेगी कि सॉल्वेंट का आयनिक सामर्थ्य क्या है या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितनी ज़्यादा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो आयनिक रिएक्टेंट्स, आयनिक सॉल्वेंट्स में भी अलग अलग गति से रिएक्शन करेंगे, अलग अलग वेग से अभिक्रिया करेंगे, क्योंकि उनके जो विलायकों के परावैद्युतांक या आयनिक सामर्थ्य अलग अलग हैं, और जितनी ज़्यादा आयनिक सामर्थ्य किसी सॉल्वेंट की होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो छठवां जो फैक्टर है वो प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं विशेष विकिरणों के फोटोनों के द्वारा अवशोषित करने पर अधिक वेग से होने लगती हैं। इनमें फोटोन अपनी ऊर्जा अणुओं को देकर उन्हें सक्रिय कर देते हैं। ये स्पेसिफिक जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो है जब अपन को स्पेसिफिक वेवलेंथ का प्रकाश है उसके ऊपर डालते हैं, तब वो उस अणु जो है वो उसको उससे ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, बिकॉज वी नो E = H nu। दैट्स वाई these reactant absorb the energy of the photon and got activated। तो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अभिक्रिया देते हैं। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें CO2 + H2O इस पे जो सूर्य के प्रकाश डालते हैं तो ये रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो किसी दूसरे ट्यूबलाइट में या बल्ब की रोशनी में नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन ही ये इन रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं विशेष विकिरणों के फोटोन Hnu का अवशोषण कर अधिक वेग से होने लगती हैं, और इनमें फोटोन अपनी ऊर्जा अणुओं को देकर उन्हें सक्रिय कर देते हैं। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के
उपस्थिति में ही होता है। तो ये प्रकाशिक अभिक्रियाओं की फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हो गया फैक्टर। सातवां जो फैक्टर है वो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस, उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कई अभिक्रियाओं का वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति से बहुत अधिक प्रभावित होता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस से ज़्यादा इफेक्टेड होता है। सामान्यतः उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, अतः अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। ये हम जानते हैं कि कैटलिस्ट करता क्या है, कैटलिस्ट अभिक्रिया को उस रास्ते से ले जाता है, उस पाथ से ले जाता है जिसमें कम एनर्जी की जरूरत होती है। कैटलिस्ट आर दो सबस्टेंसेस which takes the reaction through that path in which less activation energy is needed। कम मात्रा में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे रास्ते से अभिक्रिया के वो ये कैटलिस्ट वो ले जाते हैं। तो बहुत सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेज गति से हो जाती हैं। और ये आखिरी फैक्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। विषमांगी अभिक्रियाओं में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कि जैसे कोई ऐसी अभिक्रिया हम लें जिसमें एक रिएक्टेंट तो लिक्विड हो और दूसरा रिएक्टेंट सॉलिड हो, तो अब अगर उस सॉलिड को हम सॉलिड का एक बड़ा पीस उसके अंदर डालें तो जो अभिक्रिया जिस गति से होगी उसी सॉलिड के अगर हम 2 पीस करके डाल दें उतनी उसी क्रिस्टल के, तो अभिक्रिया तेज गति से होगी। और इसी तरीके से अगर हम उसका पाउडर करके उसमें डाल देंगे तो अभिक्रिया बहुत ज़्यादा तेज गति से होगी। इसका कारण स्पष्ट है कि जितने ज़्यादा उस ठोस के हम कर देंगे उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। और सरफेस एरिया बढ़ जाने से वो जो दूसरा क्रिया कारक है द्रव, वो उसकी सरफेस पे ज़्यादा मात्रा में आ सकेगा और उससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो विषमांगी अभिक्रियाओं में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से भी अभिक्रिया का वेग कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर रहे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला था नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नंबर 3 इज टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नंबर 4 इज effect of pressure, number 5 is nature of the solvent, number 6 is effect of light or the photon, number 7 is presence of catalyst, and number 8 is surface area. So these are the factors which affect the rate of reaction. अब हमने पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े। अब जब हमने पिछले ही व्याख्यान में देखा था कि अभिक्रिया का वेग जो हमने 2-3 तरीके के अभिक्रिया के वेग पढ़े थे, आपको याद हो तो अभिक्रिया के वेग, एक तो औसत वेग, एक तो पढ़ा था औसत, दूसरा ताक्षणिक वेग और तीसरा पढ़ा था प्रारंभिक वेग। तो अभिक्रिया के 3 प्रकार के वेग हमने पिछले व्याख्यान में पढ़े थे। औसत वेग, ताक्षणिक, औसत मीन्स एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट। तो जब हम कोई गणनाएं करते हैं या जब आगे पढ़ते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसी अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तो वी हैव टू स्पेसिफाई कि विच वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ रिएक्शन रेट। तो इस एम्बिग्यूटी को, इस अस्पष्टता को खत्म करने के लिए एक पद आया विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है, जैसे हम सामान्य उससे समझें कि किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए, ये एक सामान्य अभिक्रिया है, AA + BB + CC से ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग हमने पिछली बार अभिक्रिया वेग लिखना सीखा था। तो अभिक्रिया वेग क्या समानुपाती होगी, अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करेगा, विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ C। और इनके ऊपर जितने ये रिएक्टेंट है उसकी पावर इस पे चढ़ा दी, कंसंट्रेशन ऑफ A to the power A, B to the power B, C to the power C।
तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इसको हमने समानुपाती का साइन हटा के यहाँ पे इक्वल कर दिया और यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया समानुपाती, जहाँ के एक स्थिरांक है। अब ये जो स्थिरांक है इसे वेग स्थिरांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। है तो ये समानुपातिक स्थिरांक, और समानुपाती स्थिरांक को वेग स्थिरांक या वेग गुणांक कहा गया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि हर एक अभिक्रिया के लिए इसका मान जो है वो विशिष्ट है, केवल एक अभिक्रिया के लिए ही इसका मान उतना होता है, दूसरी अभिक्रिया के लिए इसका मान बदल जाता है। एक अभिक्रिया में भी अगर क्रियाकारकों की सांद्रता अलग अलग कर दी जाए, बदल दी जाए, तो भी इसका मान बदल जाता है। मतलब ये एक विशिष्ट अभिक्रिया की विशिष्ट सांद्रता वाले क्रियाकारकों के लिए ही इसका मान नियत रहता है। इस कारण से इसका नाम दे दिया गया विशिष्ट अभिक्रिया वेग। विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्यों कहा गया, क्योंकि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए तो इसका मान अलग अलग है ही। एक ही अभिक्रिया में यदि क्रियाकारकों की सांद्रताएं बदल देते हैं तब भी इसका मान जो है वो बदल जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग इसका नाम रख दिया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन देने के लिए हमने क्या किया, यदि ये कंसंट्रेशन टर्म सारे एक कर दिए जाए, यूनिट कर दिए जाए, इफ a to the power a is equal to b to the power b is equal to c to the power c is equal to 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा, k। इसी को शब्दों में लिख दीजिए। अतः विशिष्ट अभिक्रिया वेग उस अभिक्रिया वेग के बराबर होगा जब क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो। when the concentration of the reactant is unit, then the rate of the reaction will be equal to the specific reaction rate। specific reaction rate ये कहलाएगा अभिक्रिया का वेग। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के वेग के बराबर ही है in a specific condition। in which specific condition? in which the concentration of the reactants is unit। जो क्रियाकारकों की सांद्रता है वो यूनिट है, उस समय अभिक्रिया का वेग जो है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो अब जब भी आगे किसी अभिक्रिया के वेग की बात करते हैं तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बारे में बात करते हैं। अभी अभिक्रिया का वेग का तात्पर्य होगा हमेशा के की बात करेंगे। अब प्रारंभिक वेग और औसत वेग और ताक्षणिक वेग उनकी बात नहीं करेंगे, या उनको विशेष अवस्थाओं में ही पढ़ेंगे, है ना। तो आगे से वेग का मतलब है विशिष्ट अभिक्रिया वेग। हम कहेंगे किसी अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए तो हम के की वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी विमाएं निकालें, इसकी जो डायमेंशंस क्या है। अभिक्रिया वेग हम जानते हैं डीसी अपॉन डी, सांद्रता अपॉन समय होता है। सांद्रता समय इनवर्स, सांद्रता को नापते हैं मोल पर लीटर में। सो दिस विल मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, समय को सेकंड में, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब विशिष्ट अभिक्रिया वेग के लिए जो अभी अपने ऊपर लिखा था a to the power a, तो ये इसी को लिख देते हैं। ये सारे सांद्रता टर्म है और इनमें सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और इनकी हमने पावर जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी। तो इस अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर n, जहाँ पे n क्या हो गया, ये अभिक्रिया की कोटि है। हम आगे पढ़ेंगे इसको। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n एंड दिस n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम इसके अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अगले व्याख्यान में हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी समझ लीजिए। सो a टू द पावर n हो गई है। अब अभिक्रिया वेग की डायमेंशंस क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम k और ये कंसंट्रेशन। तो k की डायमेंशंस क्या हो गई, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n। इसको इधर ले गए तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन, और इसको ऊपर भेज देंगे तो 1 माइनस n और समय इनवर्स, सांद्रता पे घात 1 माइनस n वो गुणा समय इनवर्स, और सांद्रता को मोल पर लीटर में तो मोल 1 माइनस n अपॉन लीटर 1 माइनस n इंटू समय इनवर्स। तो ये मोल 1 माइनस n लीटर, ये ऊपर कर दिया माइनस 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स,
तो के की इकाई क्या हो गई, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये जनरल जो है जनरल इकाई हो गई, ये डायमेंशंस हो गई ये किसकी, विशिष्ट अभिक्रिया वेग की, जहां पर n क्या चीज है, n अभिक्रिया की कोटि है ना, जिसको हम अभी अगले ई व्याख्यान में बात करेंगे। तो आगे से अभिक्रिया वेग से हमारा तात्पर्य होगा विशिष्ट। आगे जब पूरा चैप्टर जो जब भी काइनेटिक्स हम पढ़ेंगे तो अभिक्रिया वेग की बात करें तो हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और द के। थैंक यू।